हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो आज अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडे वीडियो हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, व्हाई कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, व्हाट इज असेंबलर और व्हाट इज कंपाइलर। इनकी बेसिक डेफिनेशन आज अपने जानेंगे। तो कंप्यूटर के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। मैं थोड़ा एनिमेशन लगाया है। टू टाइप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स, और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि कैलकुलेटर्स, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवंस। फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स में क्या होता है कि अपने कोई एक काम ही कर सकते हैं। इनका प्रोग्राम फिक्स्ड होता है। जैसे कैलकुलेटर में अपने ओनली सिर्फ कैलकुलेशन ही कर सकते हैं। माइक्रो ओवन में अपने सिर्फ खाना गर्म कर सकते हैं। इन इससे मतलब मल्टीटास्किंग नहीं होती, सिर्फ एक टाइप ऑफ वर्क ही होता है। रीप्रोग्रामेबल इसमें मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल ही था। तो एक दूसरे टाइप के कंप्यूटर होते हैं, उनको कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स। इसके एग्जांपल्स हैं मॉडर्न डे कंप्यूटर सारे पीसीज, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स। इसमें क्या होता है कि रीप्रोग्रामेबल इंट्रोड्यूस हो गया था, कि मल्टीटास्किंग स्टार्ट हो गई थी। तो अपने जॉन वो न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। इन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स का इनोवेशन किया था। इन्होंने आइडिया प्रपोज किया था कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स यूज़ होने चाहिए। और इन्होंने एक कंप्यूटर की मेन डेफिनेशन बनाई थी कि किस मशीन को अपने कंप्यूटर कह सकते हैं। ऐसे नहीं किसी को पेन को कंप्यूटर थोड़ा ना कह सकते हैं, बैग को कंप्यूटर थोड़ा ना कह सकते हैं। कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन इन्होंने दी थी, जो आज भी फॉलो होती है। 1940s में, उससे पहले दे दी थी। तो इनके इनके हिसाब से चार मेन यूनिट होती हैं किसी भी कंप्यूटर को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहली होती है इनपुट यूनिट, और सेकंड होती है प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड होती है मेमोरी यूनिट, और फोर्थ होती है आउटपुट यूनिट। और इनका डायग्राम देखते हैं कैसे इन्होंने बनाया था। तो सबसे पहले आई इनपुट यूनिट, फिर आएगी प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर भी सब पार्ट्स होते हैं। सीपीयू सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। पहले कंट्रोल यूनिट, जो सारा कंट्रोल फ्लो कंट्रोल करती है, सारा फ्लो ऑफ डाटा। फिर एएल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, जो सारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है। फिर आएंगे रजिस्टर्स, जो एक स्टोरेज यूनिट होती है सीपीयू के अंदर। फिर आई मेमोरी यूनिट, ये आउटसाइड यूनिट है जो सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है। मेमोरी जैसे रैम, हार्ड डिस्क अपने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। फिर आता है आउटपुट यूनिट। ये सारे यूनिट कंपलसरी हैं किसी भी मशीन को कंप्यूटर कहने के लिए। एक भी यूनिट अगर मिस हुई तो हम उस मशीन को अपने कंप्यूटर बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ये जॉन वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर था, जो आज भी फॉलो होता है। जैसे पेन का एग्जांपल ले लो। पेन के अंदर कौन कौन सी यूनिट होती हैं? इनपुट यूनिट के ले सकते हैं अपने। रिफिल के अंदर रिफिल करते हैं, रिफिल को ले सकते हैं इनपुट यूनिट। जो उसके अंदर इंक होती है वो होती है इनपुट यूनिट। और उसके मेमोरी यूनिट किसको कह सकते हैं? जो उसके अंदर रिफिल भरी हुई है, वो सारी क्या है? मेमोरी यूनिट है। और आउटपुट जो अपने लिखते हैं उसे क्या आता है? आउटपुट यूनिट। पर उसमें एक यूनिट नहीं है, कौन सी? प्रोसेसिंग यूनिट। वो अपने आप डाटा प्रोसेस करके अपने आप सोच के नहीं लिख सकता, अपने खुद लिखते हैं हैंड से। इसलिए पेन को कंप्यूटर नहीं कह सकते। तो अब अपने समझेंगे कि बाइनरी लैंग्वेज क्यों कंप्यूटर समझता है सिर्फ। तो 1940s में डिस्कवरी हुई थी सबसे जरूरी चीज़ की, जो आज तक की सबसे बेस्ट डिस्कवरी कही जाती है कंप्यूटर के दुनिया में, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू की। इसकी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से बनाया था। सारी दुनिया के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट मिलके पूरी रिसर्च करके 1940s में माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया था। तो अपने अब इसका इंटरनल थोड़ा बेसिक से ज़्यादा डीप पे तो नहीं जाएंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर से इसके बारे में जान लेते हैं कि जीरो और वन क्यों यूज़ होता है। तो ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है। तो आपने पढ़ा होगा 12th 11th में ट्रांजिस्टर्स के बारे में। एक होता है पीएनपी, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। एनपीएन होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है। ये किस पे वर्क करता है? वोल्टेज पे। एक होती है लो वोल्टेज, एक होती है हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज होती है 0 वोल्ट के अराउंड,
और हाई वोल्टेज होती है 5 वोल्ट के अराउंड, +5 वोल्ट के अराउंड। तो लो वोल्टेज को इंडिकेट करने के लिए अपने यूज़ करते हैं जीरो का साइन सिंबल, और हाई वोल्टेज को यूज़ शो करने के लिए अपने यूज़ करते हैं 1 का सिंबल। तो इसलिए माइक्रो प्रोसेसर क्या है, सारा कंप्यूटर ही माइक्रो प्रोसेसर के अराउंड काम करता है, माइक्रो प्रोसेसर ही सारा कंट्रोल फ्लो करता है, इसके बिना कंप्यूटर कुछ नहीं है। तो ये क्या समझ, लो और हाई को इंडिकेट करने के अपने का यूज़ किया था, 0 और 1 का यूज़ किया था। और इसलिए तो ये सारा काम ही किस पे करता है, वोल्टेज पे, इसलिए कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज। और मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं इसे, बाइनरी लैंग्वेज को, 1 0s की लैंग्वेज को। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसके रिमेंबर करना बहुत मुश्किल था। अगर जैसे कोई साइंटिस्ट है जिसने बनाई है, उसके लिए तो उसको, उसने भी पूरे डॉक्यूमेंटेशन बनाए थे कि 1 0 1 0 0 1 इसके लिए क्या है, 0 1 0, हर एक चीज़ के लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुआ था साइंटिस्ट के द्वारा। फिर उसको रिमेंबर करना, उसको एक बार याद करके लिख भी लिया, पर दोबारा से रिमेंबर करना ही बहुत मुश्किल था, यूजर्स के लिए इम्पॉसिबल ही था एक मानो। सिर्फ साइंटिस्ट ही यूज़ कर सकते थे इसको। डॉक्यूमेंटेशन कौन पढ़ेगा, एक ऐड के लिए ढूंढना पड़ेगा कहाँ है वो। तो साइंटिस्ट को लगा कुछ अपडेट्स लेके आने पड़ेंगे। तो 1950 में क्या हुआ कि असेंबलर लेवल लैंग्वेज आई, इंट्रोड्यूस की गई। इसमें क्या था कि जो हर एक अपने को ऑपरेशन अप्लाई करना है ना, उसके लिए एक बाइनरी कोड डिफाइन कर दिया गया। जैसे ऐड के लिए ये कोई रैंडम मैंने चक्का हुआ है बाइनरी कोड, जैसे 1 1 0 0 0 0 1 0 1, ऐड के लिए बाइनरी कोड डिफाइन कर दिया, सबट्रैक्ट के लिए बाइनरी कोड डिफाइन कर दिया, और मल्टीप्लाई के ऐसे करके सारे ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हो सकते हैं, उन सब के लिए एक बाइनरी कोड डिफाइन कर दिया ऐड। और इनको क्या नाम दिया, निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या है, जस्ट जस्ट बाइनरी कोड के रिप्लेस में कोई इंग्लिश वर्ड डिफाइन कर दिया। तो जो ऐड सब्ट्रैक्ट, और इसको असेंबली लैंग्वेज में लिखते कैसे थे, जैसे जो फंक्शन करना है पहले वो, फिर जो उसका रजिस्टर है वो भी लिखना पड़ता था, ए एक्स हो गया, बी एक्स, कोई भी उसकी आईडी होगी वो लिखनी पड़ेगी। फिर उसको एड्रेस हेक्साडेसिमल में होता था, 0 0 5 x h, ये सब डिफाइन करते थे। इसमें क्या प्रॉब्लम आई, जो रजिस्टर्स होते हैं वो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के। जो प्रोग्रामर्स थे, जैसे कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वाले प्रोग्रामर्स हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक के बारे में भी पता होना चाहिए था कि इसकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे ये अंदर से काम कर रहा है। ये प्रोग्रामर ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करा कि हम अपना सॉफ्टवेयर का काम करें या इलेक्ट्रॉनिक का काम करें, उनके, हमें उनसे क्या लेना देना। तो इसके लिए भी अपडेट्स लाने पड़े साइंटिस्ट को। और असेंबली लैंग्वेज का ये तो डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर्स क्या समझते हैं, ओनली सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। तो एक डिवाइस बनाया गया जो इस असेंबलर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करे। उस डिवाइस का नाम क्या था, असेंबलर। ये करता है कि ये कनेक्ट करता है असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो 1960s में आया अपडेट्स। इसमें क्या था कि हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई। ये क्या करती, यूज़ करती थी सिंबल्स और सिंपल इंग्लिश करेक्टर्स। सिंबल्स, जैसे पहले क्या था, बाइनरी कोड की जगह अपनों ने एक ऐड का बाइनरी कोड याद रखना पड़ता था, जो भी बहुत मुश्किल था। मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी कोड याद करना वो भी बहुत मुश्किल था, रिमेंबरेबल नहीं था, मुश्किल ही था, इम्पॉसिबल ही समझो उसको पूरा करना, उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन ही चाहिए होंगे। तो अब क्या करें, सिंपल, कोई बाइनरी कोड नहीं, तुम सीधा सिंबल यूज़ करो जो तुमने बचपन से पढ़ते आ रहे हो मैथमेटिक्स की तरह। इसने बहुत ही आसान काम कर दिया यूजर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए याद रखना इसको। तो जैसे ऐड के लिए बाइनरी कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिंबल यूज करो, प्लस का, माइनस का, हर एक चीज के लिए सिंबल डिफाइन हो गए, इंग्लिश करेक्टर डिफाइन हो गए। इंट इंट डाटा के लिए इंट लिखो सीधा, कैर के लिए कैर लिखो, प्रिंट करना है प्रिंट लिख दो, सम करना है सम कर दो। तो ये बहुत आसान हो गया प्रोग्रामर्स के लिए इस पे काम यूज करना इस लैंग्वेज को, तभी ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। तो इसमें भी सिंबल और इंग्लिश करेक्टर तो कंप्यूटर बिल्कुल समझ नहीं सकता। तो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए भी अपने कोई डिवाइस चाहिए था। तो डिवाइस इन्वेंट हुआ कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स। कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स के बारे में अपने डिटेल में आगे जानेंगे। एक बार आप इतना ही इसको समझो कि हाई लेवल लैंग्वेज सही है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और ये आज तक भी यही मेथड फॉलो हो रहा है, अपडेट्स इसमें जरूर आते रहते हैं, पर हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज़ हो रही है आज तक भी। ये इतने सबसे मतलब इम्प्रूवमेंट जो अपडेट्स आए थे वो 1960s में आए थे साइंटिस्ट द्वारा। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू। ये बेसिक्स जो भी मैं करा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी हैं। हर एक प्रोग्रामर को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अपने रैम, हार्ड डिस्क, ये कंप्यूटर्स किसे कहते हैं, बेसिक डेफिनेशन किसे कहते हैं। कई बार इंटरव्यूज़ में टेक्निकल राउंड में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब अपने को पता होना चाहिए। जावा अपने बेसिक स्टार्ट करेंगे, एक दो क्लासेस के बाद और स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले अपने को पूरा बेसिक पता होना चाहिए प्रोग्राम का। हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, जिस कंप्यूटर के ऊपर में काम कर रहे हैं उसके बारे में पता तो होना चाहिए एटलीस्ट। यही मेरा मोटिव है, तो ही मैं आपको पूरा बेसिक कराए जा रहा हूँ। होप आप समझोगे और अप्रिशिएट करोगे मेरे एफर्ट्स को। थैंक यू।